राजेश जी, मुख्यमंत्री ने एक सभा में कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पहचान करो, इनको सबक सिखाएंगे। आपके एक सहयोगी हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को पटक पटक के मार। और आपके गठबंधन दल के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों की टांग तोड़ दो। तो क्या आप लोग बाहुबली हैं? नहीं नहीं, देखिए, ये आक्रोश का अपना अपना तरीका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही सबक सिखाने की, बिल्कुल सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर कोई किसी को परेशान करे मतलब का, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने आएगी। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से महामहिम कहते हैं एटम बम फूटेगा, ईडी 5 दिन के बाद सम्मन दे देते हैं, उसके 3 दिन के बाद इनकम टैक्स का छापा हमारे 2 विधायकों के यहाँ पड़ता है। तो हमें लगता है कि इस तरह की बातें अगर सुनियोजित संयत किया जाए, जो जनमत जो हम लोगों को मिला है बहुमत के रूप में, उसको कोई लूटने का प्रयास करेगा तो कई बार इस तरह की भाषा स्वाभाविक रूप से सामने आ जाती है। हालांकि इसको मैं सही नहीं मानता, लेकिन इस बात को इसलिए कई बार सही लोग मानते हैं कि आखिर कब तक इस तरह की बातें होती रहेगी। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जब कोलकाता में एक पुल गिरता है तो कहते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करता हो, जब महामहिम जैसे पद पर बैठा व्यक्ति विध्वंस की बात करता हो, या यूं कहता हो कि बम, एटम बम छूटने वाला है, एटम बम विध्वंस का परिचायक है और विध्वंस को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वैसे में अगर माननीय मंत्री जी और बंधु तिर्की जी ने कुछ कहा है तो आप उसको तो तूल दे सकते हैं, लेकिन महामहिम जी ने जो कहा उसको भारतीय जनता पार्टी कभी क्रिटिसाइज नहीं की। मतलब आप यह कह रहे हैं कि टांग तोड़ने और पटक पटक कर मारने से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि राज्य का महामहिम अगर आपको उकसा रहे हो तो निश्चित रूप से इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आएंगी। जो लोगों का आक्रोश था, मैं तो धरना में था खुद। तो मैं आपके तरफ से बीजेपी वालों को कह दूं कि टांग नहीं टूटेगा और पटक पटक के नहीं मारेगा। अध्यक्ष जी आश्वस्त कर रहे हैं। नहीं, वो लोग भी जानते हैं कितना वो लोग टांग तुड़वाने वाले हैं। अरे सर, कहीं मैदान में नजर आएंगे तभी तो। आज 3 साल के बाद उनको ख्याल आया कि जो है हम लोग एक धरना प्रदर्शन करते हैं। अरे विपक्ष में हैं आप धरना प्रदर्शन करते रहिए। कब तक ईडी सीबीआई आदि आदि का सहारा लेकर के सरकार पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग की संस्कृति है, ये संस्कार ही है, ये टांग तोड़ दो, पटक पटक कर मारो। कम से कम हम लोग ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग, हमारे पूर्वज महात्मा गांधी हैं, नाथूराम गॉडसे नहीं है। नाथूराम गॉडसे के लोग जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी, उसके पूजा करने वाले लोग अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो हंसी आती है। अरे कम से कम हम टांग हाथ की बात कह रहे हैं, गोली नहीं मारा है किसी को। जिसने गोली मारा देश के राष्ट्रपिता को, उसकी तो आप लोग पूजा करते हो, उसका तो मंदिर बनवा रहे हैं। तो उनके मुंह से ये बातें नहीं शोभा देती। अगर आप कहेंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ, ये बात गलत है। ये एक सवाल है, हमारे सहयोगी हैं आनंद सिंह, शुभम संदेश अखबार में समाचार संपादक हैं जी। ये आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यपाल ने कहा कि लिफाफा नहीं खुल रहा है, चिपक गया है। फिर खबर आई कि दूसरा ओपिनियन उन्होंने मांगा है चुनाव आयोग से, सेकेंड ओपिनियन। और आज खबर आई है कि नहीं, सेकेंड ओपिनियन नहीं मांगा है। आनंद सिंह पूछ रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, किसी एक ही जिस टाइम महामहिम जी लिफाफा नहीं खोल रहे थे तो कहा कि भाई लिफाफा तो फूटा हो गया, हुआ फिर सोने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद महामहिम कहती खुल नहीं रहा है, तो हमने कहा कि महामहिम भवन में रहा हूं, मुझे आवश्यक हो तो बुला लीजिए, मैं लिफाफा खोल दूंगा, किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब ये लिफाफा पे राजनीति हो रही है, या उन्होंने कह दिया सेकंड ओपिनियन मांगा है। सेकंड ओपिनियन महामहिम जी आप ईसीआई से मांग रहे हैं, क्या आपको फर्स्ट ओपिनियन के मन मुताबिक नहीं है या आकाओं के मन मुताबिक नहीं है? जब भी कोई राज्यपाल के पद पर बैठता है तो वो स्वतंत्र रूप से बैठता है। वो किसी दल का, पार्टी का, जिस दिन इनको राज्यपाल बनाया गया उससे पहले के डेट में इस्तीफा ले लिया जाता है।
और मुझे मालूम है, मैं महामहिम जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इतना उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, उनको किस परिस्थिति में इस तरह बातें करनी पड़ रही, ये भी ध्यान देने की बात है। नहीं, खबर तो आज आई ना कि सेकंड ओपिनियन उन्होंने मांगा ही नहीं है। नहीं, वो तो ईसीआई ने बताया, उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है। अब ईसीआई सही कह रहा है या ये महामहिम सही कह रहे हैं? अगर ईसीआई सही कह रहा है तो ईसीआई से हमने कहा कि मंतव्य दिया वही बता दो भाई। तो सेकंड ओपिनियन तो वो अपना मंतव्य बताना नहीं चाहते हैं। क्या मंतव्य चाहिए? जो मंतव्य चाहिए तो वो आप अपने आका को कहिए, वो तो लिखवा के भेज ही देंगे। अब संवैधानिक संस्थाओं पर किसी का भरोसा क्या रह गया है? जब आप देखते हैं किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जिस ने अगर कोई सरकार बचाने की मुहिम में काम किया, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स का छापा मरवाते हो। छापा मरवाने के बाद आप सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबर छपवाते हो। आपको अगर कोई चीज मिली है तो आपको सामने आके कहना चाहिए। अच्छा, और सामने आकर के कहा है इनकम टैक्स के अधिकारी ने कि कुछ नहीं मिला है। आप ही के साथ चैनल पे देख रहा था कि वो जो बाहर चिल्ला कर रहे कुछ नहीं मिला है, तो किसी ने कहा कि निशिकांत दुबे जी तो ये कह रहे हैं, बोला नहीं भाई नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो अब इनकम टैक्स का अधिकारी कह रहा है छापामारी के बाद, तो उसकी बात को समझना चाहिए। ये लातेहार से सवाल आया आपके लिए। ये हमारा अखबार जो है शुभम संदेश, इसके पाठक हैं अतुल कुमार और अनूप कुमार लातेहार से। ये पूछ रहे हैं कि पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का गठबंधन के तीनों दलों का वादा था, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जितनी मुझे जानकारी है कि पारा शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने वार्ता की, सभी लोग संतुष्ट होकर के और अपने आंदोलन को वापस लिया। अब उस संदर्भ में आगे क्या बातें आई है, अभी तक हमसे इस तरह का कोई डेलीगेशन मिला नहीं है। अगर उनकी कोई विसंगति रह गई है तो हम लोग, चूंकि समस्या छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी गई है उसी का तो समाधान कर रहे हैं अभी तक। और कर क्या रहे हैं? जितने तरह के तरीके से इन लोगों ने नियुक्ति की, किसी का रिजल्ट नहीं निकला, किसी का कुछ नहीं किया, पंचायत सचिव को लटका दिया, शिक्षक को लटका दिया, और सबको 10 तारीख को जब सरकार दिसंबर में आने वाली है तो आप लिख के दे रहे हैं 10 तारीख को सब कुछ कर देंगे। अरे आप रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? तो सब मेरे मत्थे छोड़ के गए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग उसको देख रहे हैं और काफी संजीदगी से देखेंगे। पारा शिक्षक हो, सेविका सहायिका हो, कोई भी जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करें। ये मेरा सवाल है जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में क्या बदलाव आया? देखिए, पार्टी में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि पार्टी में जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति था, जो कार्यकर्ता था, उसको हम लोगों ने 20 सूत्री के माध्यम से उनको जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में लगा दिया है। कहने का मतलब यह है कि 1000 कार्यकर्ता सरकारी तौर पे सरकार में भागीदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और ये सही है कि जब से वो बने हैं तब से वो शिकायतें नहीं आ रही है। फिर मैं बताऊं मेरे समय में क्या हुआ है। ऐतिहासिक सदस्यता अभियान हुआ और 8.5 लाख से ऊपर कांग्रेस के सदस्य बनाए गए, जो 22 वर्षों में आज तक नहीं हुआ था। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे राज्य में 319 प्रखंड है, 319 प्रखंड में सभी प्रखंडों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए तरीके, और सभी अध्यक्षों को बुला करके टास्क दिया गया है। साथ ही साथ डेलीगेट्स हैं, बनते थे पहले डेलीगेट्स, उनका 1 दिन का काम होता था, वो आते थे, समारोह में भाग लेते थे और चले जाते थे। अब उनका रोज का काम दिया गया है कि रोज हमेशा प्रखंड में जाएं, प्रखंड को सशक्त करने के लिए एक प्रखंड का इंचार्ज बनाया गया है। आप देखेंगे तो आदरणीय सुबोध कांत सहाय जैसे जो जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो सरायकेला जैसे जिला के संयोजक बने हैं। सब लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ ये तय किया है कि संगठन को सशक्त करेंगे। हमारे प्रभारी जो अविनाश पांडे जी हैं, वो भी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, लगातार उनका आना जाना बना रहता है, लगातार मार्गदर्शन मिलता है। और उन्होंने जो भी राज्य के बड़े लीडर थे
सब लोगों को एक एक जिम्मेदारी दी और सब लोगों को एक साथ, अगर हम एक माले में पिरो के चल रहे हैं तो आप जानते हैं किसी भी राजनीतिक दल में एक साथ इतने बड़े नेता अगर काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का होगा। एक सवाल है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने, स्टेट के प्रेसिडेंट बने, तब आरपीएन सिंह प्रदेश प्रभारी थे। बिल्कुल। अब सिंह साहब बीजेपी में है, तो फोन आता है कि बीजेपी में आ जाओ ठाकुर जी? नहीं, देखिए, हम समझते हैं कि उनकी क्या मुसीबत रही होगी उस पर तो मैं नहीं जाता, क्योंकि हर व्यक्ति निर्णय अपने हिसाब से लेता है, अपने वो को देख करके। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, ना ही उसके बाद कभी बातचीत। हाँ, जिस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी बातचीत जरूर हुई थी। मैंने कहा था कि ये क्या सुन रहे हैं आप? बोले देखो, हमने क्या निर्णय लिया है ये मेरा विषय है, तुम कांग्रेस के अध्यक्ष हो, तुम पूरी शिद्दत के साथ काम करना और कहीं कोई कोर कसर, तुम्हारी संभावनाएं असीम संभावनाएं हैं और उस पर अपना काम करना, और हो सके तो मुझसे आने वाले समय में कभी बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें मेरी कसम है कि तुम अब दूसरे संगठन में हो, हम दूसरे संगठन में हैं, तो बातचीत मत करना, उन्होंने कहा था। इसलिए मेरी परेशानी नहीं। ईमानदारी से नहीं बोल रहे, ऐसा कैसे होगा? आप इतना बेहतर संबंध तो मेरे बीके हरसाद जी से भी रहे, जो प्रभारी रहे सबसे अच्छे संबंध रहे। तो लेकिन दैनिक जब आपके कार्य होते हैं, आपका संबंध होता है, तो आपको लोग इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। अब लोग कह रहे थे कि भाई वो प्रभारी नजदीक थे, अब लोग कह रहे हैं कि ये प्रभारी बड़े नजदीक है। काम करने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति पसंद करता है, वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। आदरणीय अविनाश पांडे जी के आने के बाद 1 साल पूरे हो गए और 1 साल में जितना कार्यक्रम करके दिया उससे जो हमारे प्रभारी है वो समझते हैं इस बात को कि हाँ, काम ठीक हो रहा है। बीजेपी में नहीं जाइएगा आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो वो लोग जाते हैं जिनको कांग्रेस में अवसर नहीं मिल रहा या उनको ये उम्मीद नहीं रही हो। मैं कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं कभी मंत्री रहा हूँ, ना मंत्री बनने का ख्वाब देखता हूँ। संगठन की सेवा करने का संकल्प लिया है और उसको करते रहूंगा। हम उस ध्येय से चलने वाले लोग हैं। इस बार जब चुनाव हो रहा था तो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, आप जिस आरपीएन सिंह की बात कह रहे हैं, उन्होंने खुद से कहा था कि चुनाव लड़ोगे तो लड़ लो। हमने कहा नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला है, इसमें हमें चुनाव जिता करके देना है, ना कि लड़ना है। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी आश्वस्त करूंगा, कुछ लोग जो आपको कहते होंगे ये सवाल पूछना जरूरी है, उनको भी आश्वस्त करूंगा कि राजेश ठाकुर कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है, मंत्री पद की चाहत नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें, मैं पूरे तरह से कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा अंतिम समय तक। अच्छा, कभी सपना में देखते हैं सपना कि झारखंड में कांग्रेस का राज आ गया, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो गया? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं, दिन में देखते हैं सपना, दिन में सोचते हैं, और जो सोचता है आदमी दिन में वही रात में सपना देखता है। सपना कभी कोई अलग से चीज, आप तो जानते हैं कि जब आप कोई दिन भर किसी बात पे फोकस करेंगे तो रात में सपना आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? जब रात दिन भर सोचता हूँ कि सरकार अपनी बनानी है, सरकार को ताकतवर बनाना है, केंद्र में सरकार बनाना है, आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो सोचेंगे तो सपना भी देखेंगे। राज्य में सपना सरकार बनाना नहीं, पहले तो अभी केंद्र का आएगा, उसके बाद राज्य में भी। बिल्कुल, राज्य में तो हमारी सरकार है ही। आप ही के एक मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं सीएम, और उनका हर कदम ऐसा ही होता है। तो बन्ना जी से सहमत तो होंगे ही आप? कभी कहा होगा, मंत्रिमंडल में फिलहाल है, तो हमको लगता है मुख्यमंत्री सहमत होंगे तभी वो हैं। हम तो सहमत हों कि नहीं हो वो अलग बात है, उनको कुछ प्रणाली अच्छी लग रही होगी तभी तो वो हैं बने हुए। हम ये जानना चाह रहे थे कि बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को झारखंड में समाप्त करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता? मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं रखता हूँ, सहमति नहीं देता हूं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी दल का नेता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, मैंने कहा ना कि मैं बनाऊंगा। वो इसलिए कहा कि कोई भी व्यक्ति संगठन का जो प्रमुख होता है, वो चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार खुद की अकेले की बने। तो कौन नहीं चाहेगा? वो अपने अगर संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, हम भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है।
और जब दोनों संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा तो यहाँ के लोग मजबूत होंगे। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये राजीव कुमार उरांव हैं, ये चंदवा लातेहार से, ये पूछ रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी है, पर झारखंड में हाशिए पर है। इनकी चिंता जायज है। इनको इनकी जितनी चिंता है, अगर उस हिसाब से आगे बढ़ के आए, लोगों को गांव में समझाएं कि सब दादा परदादाओं की पार्टी तो कांग्रेस ही है, हमारी और अभी के लोगों की पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम उस वंश से नहीं आते हैं। सब लोग कांग्रेस से ही आते हैं, उनके परदादा कांग्रेस से आए, चाहे परदादा के परदादा कांग्रेस से आए। अगर देश में किसी का कोई योगदान रहा है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है इस देश के लिए, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज कांग्रेस में थे, नहीं तो वो फिर दूसरे श्रेणी के लोग कहे जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस तरह की बात करके अपने आप को समझते हैं कि हम कांग्रेस परिवार से नहीं हैं या मेरे परदादा भी नहीं थे, तो उसके बाद अगर कांग्रेस परिवार से नहीं है तो फिर लोग सोचते हैं किस गद्दार परिवार से, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। ये हमारे सहयोगी हैं लगातार.com के राजकुमार मिश्रा, इनका भी दो सवाल है, आपसे पूछना चाहते हैं। लीजिए राजकुमार जी। ये हमारा सवाल है कि अभी आपने कुछ दिन पहले अरगोड़ा थाना में अपने 3 विधायकों पर एफआईआर दर्ज किया था, किस परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा? देखिए, एफआईआर हम लोगों ने दर्ज नहीं किया था। पहले वहां उनके साथ कैश पकड़ा गया था और उस पर कुछ इनपुट्स रहे होंगे, तभी इस तरह की जो 0 एफआईआर की कार्रवाई हुई, वो माननीय एमएलए जो है हमारे अनूप सिंह जी, उन्होंने किया। उनको क्या उनसे बात हुई थी उसका जिक्र उन्होंने एफआईआर में किया है। अब वो सारी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। हम समझते हैं निश्चित रूप से जो इन्फॉर्मर हैं, जो जिन्होंने एफआईआर कराया, वो बेहतर उस संदर्भ में बता पाएंगे उनसे क्या क्या बात हुई थी। एक लेखा जोखा है वो तो सब आप लोगों के पास है ही। अभी क्या लगता है कोई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो भाजपा से संपर्क में हैं, चाहे हमको खरीदने का प्रयास हो रहा हो ऐसा? देखिए, कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में है कि नहीं है, ये तो एक अलग बात है। भाजपा के लोग सबके संपर्क में जरूर रहते हैं, क्योंकि इनको जनमत लूटने की आदत पड़ गई है। कई राज्यों में लूटा है और कई राज्यों में लूटने के बाद उनको ये लगता है कि इस राज्य में भी लूट लेंगे। हालांकि यहाँ मुश्किल प्रतीत होता है, वो संभव नहीं है यहाँ पर। और आपने देखा किस तरह से हमने सारी योजनाओं को फेल किया। जिस तरह से एक बार अभी लगता था कि सरकार चली गई, ऐसे समय में हमने जो तमाम आदरणीय महामहिम के कथनानुसार जो एटम बम था उसको डिफ्यूज करने का काम किया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। शुभम संदेश अखबार के हमारे सहयोगी हैं, समाचार संपादक हैं तपन गोराई, इनका भी एक सवाल है। सवाल ये है सर कि नमस्कार, सवाल ये है कि झारखंड गठन के बाद कभी कांग्रेस का जनाधार उस तरह यहाँ नहीं पड़ा जिससे कि यहाँ पर उसको कमान मिल सके। हमेशा गठबंधन में शामिल होकर के ही सरकार में कांग्रेस रही है, तो ऐसी क्या वजह है? मुझे याद है कभी सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के यहाँ पर सब कुछ थे, पर बाद में देखते हैं कि जितने भी लोग आए इसका जनाधार वैसा नहीं बढ़ रहा। वजह क्या है? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी है। नहीं, देखिए, कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अगर हम पूरी तरह से शायद ताकत नहीं लगाए होंगे या लगाए तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आप हाल के दिनों में देखेंगे तो हम लोग अभी राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर है। 16 सीटों पर हमने कब्जा किया हुआ है और बाद में 2 लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित तो 18 की संख्या में है। इन 22 सालों में 18 सीट कभी नहीं रही। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर 11 से हम 18 पे गए हैं या 6 से 18 पे गए हैं तो बेहतर 18 से 36 आएंगे, उसका प्रयास कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए अगर 18 लाया है तो
तो हम ये कह सकते हैं और जिस तरह से संगठन में सभी लोगों ने अपनी ताकत लगाई हुई है, तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सबने जिस तरीके से गंभीरता से अपने को संगठन में झोंका हुआ है, तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हम ये कह सकते हैं। ये झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है 1932 का खतियान, और एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 1932, तो क्या उनको झारखंड छोड़कर चला जाना चाहिए? नहीं लगता है कि सारी बातों से लोगों को अवगत नहीं कराया जाता है, या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको ये पछता नहीं है कि यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार मिले, इसलिए कई बार इस तरह की बातें आपको सामने में दिखाई देंगी। सच्चाई ये है कि अगर किसी के पास जमीन का कोई खतियान नहीं है, उस समय उसके पास जमीन का नहीं कोई पर्चा है, उसके लिए ग्राम प्रधान को वो सब सारी चीज़ों का प्रावधान रखा जा रहा है। किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो 1964 की बात उठी थी, खतियान होता है, और खतियान जिसके पास होगा उसको उसका अधिकार मिलेगा, ये हम लोगों की मंशा है और हम उसमें सफल होंगे। वो ये लोग जरूर सोचते हैं कि कई बार कि सिर्फ झांसा देने के लिए लोग राजनीति करते हैं। सच्चाई ये है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम लोग लगातार ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको बाकी लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अब वो मैदान में नहीं जाकर के सिर्फ बयान से चाहते हैं कि सरकार बदल देंगे, तो ये संभव नहीं है। झारखंड पठारी क्षेत्र है, तो उसमें जमीन पर जाना होगा। बयान के माध्यम से तो रोज सरकार बदल रहे हैं, रोज उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। जो कल तक कुतुब मीनार से भोजपुरी में बोले तो केहू को चिंता करे के गरज नहीं है। बिल्कुल, नंद गुप्ता जी बताते रहते हैं, उसके लिए किसी को करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा पूरे देश में राजस्थान से लोग चल के आते हैं, अपना अपना व्यवसाय करना काम करते हैं। कौन रोकता है किसी को? तो कोई कहीं से आए, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, लेकिन जानबूझ के कुछ लोग इसको मुद्दा बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जो शहरी पार्टियां हैं वो चाहती है कि शहर में इस तरह की बात करेंगे तो शायद, अरे मुझे ज्यादा शहरी कौन होगा, बोकारो स्टील का बेटा हूं और पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि खतियान लागू होना चाहिए। यहाँ के लोगों को यहाँ का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। 27% आरक्षण की बात है, वो हमने देने का काम किया। सर्वजन पेंशन, जिसमें कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो जाएगा, आप भी ले सकते हैं, फार्म भरने का देर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने। एक सवाल है, इस सवाल मेरा ही है, हम चाहे ईमानदारी से बताइए। जी बिल्कुल, जो जितनी बात कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, आम धारणा है कि सरकार में कांग्रेस को महत्व नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती का लटकन बने हुए हैं। देखिए, ये आम धारणा नहीं है। ये जो हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, पत्रकार मित्र हैं, ये है, तो कई चीजें आती है हम लोगों के सामने, तो हम लोग उसमें कह देते हैं कि भैया ये संभव नहीं है, हमारी नहीं सुनेंगे। तो उस क्रम में इस तरह की बातें आती है। तो कांग्रेस की बात नहीं है, जनता की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर हमको गंभीरता से विचार करना है। सिर्फ और सिर्फ कि भाई हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारी सीटें इतनी आ जाए, लोगों का काम होना चाहिए। और हमको लगता है जो हम आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार है, उसके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप देख रहे होंगे, महत्व नहीं होता तो आदरणीय आलमगीर आलम साहब हर मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जनता के पास जाना है, जनता के पास हम लोग दोनों आदमी मिलके जा रहे हैं, तो लोग कहता है अकेले क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, निश्चित रूप से विपक्ष ये चाहता है कि हम अकेले अकेले हो जाए, तो उसका लाभ, चूंकि अंग्रेजों के साथ शुरू से मिलकर के उन लोगों ने काम किया है, तो उनकी एक धारणा है कि फूट डालो और शासन करो। तो कभी आपके माध्यम से पूछवाएंगे, कभी किसी और के माध्यम से पूछवाएंगे, कभी धारणा बनाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग जमीन पर बैठे व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, और आने वाले समय में बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा लगातार .com के संपादक हैं सुमन श्रीवास्तव, इनका भी सवाल है। राजेश जी, कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी है, तो 32 जो कट ऑफ डेट है
उसको समर्थन करने में कांग्रेस की क्या मजबूरी है? और इसके साथ ही है कि 11 तारीख को इसका बिल पास हो रहा है। आपने कहा कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री ने आपसे इस पर कोई डिस्कशन किया है और क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, क्योंकि अब 2 दिन के बाद वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। लोग इसको ये करते हैं कि 32 का खतियान, खतियान कोई भी हो, खतियान खतियान होता है, बाकी लोगों के पास केवाला होता है। तो ये ठीक है कि एक 1932 बोल के लोगों की भावना जुड़ी हुई है, उस भावना को ध्यान में रख करके सारी बातें हो रही है। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ के लोग अगर खतियानी है और उनको उनका अधिकार मिले, हम तो कहते हैं कि अभी से नियोजन के साथ जोड़ करके ये अधिकार देना चाहिए। राष्ट्रपति होने का मतलब ये नहीं है कतई कि हम जहां पे जिस राज्य, आखिर जो ये संघीय ढांचा बना हुआ है उसका तो पालन करना ही होगा। अब यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार नहीं मिले तो ये ठीक नहीं है, निश्चित रूप से। और नियोजन से भी इसको जोड़ना चाहिए और बिल्कुल साथ के साथ इसको करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, अभी भी लगता है कुछ कमी रह गई है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से कहा है हमने कि इसको बिल्कुल नियोजन के साथ जोड़ करके देखिए, तब जाकर के झारखंड के लोगों को जो उनकी मूल भावना है उसका उनको लाभ मिल पाएगा। अदरवाइज नारों में कुछ रखा नहीं है कि हमें दे दो 1932, और उससे हमें चाहिए कि जो अंतिम व्यक्ति है वो अंतिम व्यक्ति खतियानी है और उसकी मदद होनी चाहिए। जहां तक कई लोगों के पास खतियान नहीं है तो उसको ग्राम सभा अप्रूव करेंगे, वो भी खतियानी कहलाएंगे। 2 दिन पूरा डिस्कशन अभी हमारे 5 विधायक, उनके 5 विधायक एक साथ बैठ के सारी बातों पर उन लोगों ने चर्चा की है। कोई विसंगति नहीं रहेगी। हाँ, ये बात है, विसंगति रहेगी तो विधानसभा का पटल है, वहां आकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग सुझाव दें, वो क्या चाहते हैं वो बताएं कि हम 1932 नहीं चाहते हैं। पहले तो बैकड्रॉप लगाया चिंतन शिविर में, और जैसे ही हम लोग ने 32 दिया इनका, फिर ये घबराने लगे, फिर तरह तरह की बातें उड़ाने लगे। सरकार जा रही है, वो चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू होने से पहले ये सरकार चली जाए, वो हम नहीं होने देंगे। उसी तरह जो 74% रिजर्वेशन की बात है, वो क्या लगता है कि आप पास होने के बावजूद भी वो आप लागू करवा पाएंगे? वो फिर केंद्र में के पाले में आप बॉल नहीं, अभी तो एक फासला आपने एक फैसला देखा है जो कल ही आया है EWS वाले पे। उसमें तो ये आ गया कि 50% से ऊपर हो सकता है। अब कौन लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो आके सदन में बताए ना। वो सिर्फ गुमराह करने के लिए बयान ये प्रवीण, ये कौशल आनंद है, शुभम संदेश के विशेष संवाददाता है। इन्होंने पूछा है कि 2 टर्म से प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई, ऐसे में कैसे कांग्रेस मजबूत हो रही है? देखिए, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया सुबोध कांत सहाय जी, आदरणीय प्रदीप बालमुचू जी, आदरणीय सुखदेव भगत जी, आदरणीय के काम में लगे हुए हैं, सभी जगहों पे जिला अध्यक्ष है। हाँ, कुछ चाहत होती है कि महासचिव और सचिव जैसा पद अभी तक नहीं हुआ है, वो भी बहुत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। 319 प्रखंडों में जहां से लोगों को लाभ मिलना है, लोगों को जो हमने सर्वजन पेंशन दिया है और सारी चीजें दी है, वो अंतिम व्यक्ति तक, तो वो प्रखंड कमेटी का गठन
में अंतिम व्यक्ति तक हमको पहुंचाने वो काम हो रहा है। जल्दी प्रदेश कमेटी का भी गठन हो सकता है। ये रामगढ़ से ये सवाल है, पाठक का है, नाम नहीं बताया हमने, कुर्सी पर भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महत्व नहीं मिल रहा है, जो मैंने आपसे पूछा था। अभी सीएम आए थे रामगढ़ और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पूछा तक नहीं गया, बुलाया बैठे हुए। देखिए वो हमको लगता है कि जिला अध्यक्ष के हिसाब से वो बातें रख रहे हैं मंच पर। हमारी विधायक हमारी विधायक हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर सब लोग मौजूद थे। ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति मंच पे ही रहें, कुछ लोग नीचे भी रहते हैं। कई लोगों की भावना उसके जिला अध्यक्ष से जुड़ी होगी तो उन्होंने ठीक ही सवाल किया। अच्छी बात है, अगली बार से जिला अध्यक्ष को भी बैठा दें। ये सवाल आया है चंदवारा कोडरमा से, कोडरमा जिले से। नाम है विनेश कुमार। इन्होंने कहा कि समान कार्य हेतु समान वेतन का नियम है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। किस समान कार्य हेतु समान कार्य का नियम? अब डिटेल नहीं लिखा है इन्होंने। हाँ, लेकिन देखिए ये कई लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं कि सामान्य कार्य सब तो सामान्य कार्य ही करते हैं, सबको समान वेतन कैसे मिल सकता है? अब हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं लगभग, किसी को कम मिलता होगा, किसी को ज्यादा मिलता होगा। वो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपने अपने प्रोटोकॉल जो अपने नियम है उस हिसाब से मिलते हैं। तो हमें लगता है कि उनको किस संदर्भ में वो पूछना है, वो पूरी बात वही नहीं जब स्पष्ट कर पा रहे हैं तो मैं कैसे स्पष्ट कर पाऊंगा। ये सत्यशरण मिश्र हैं, ये शुभम संदेश अखबार में प्रमुख संवाददाता हैं। इन्होंने पूछा है कि 2024 में क्या गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो लोकसभा में क्या सीटें मिलेंगी आपको? ये तो मैं उनको बताऊंगा नहीं। सीटें तो हम चाहेंगे कि 14 पे लड़े। अब ये हम लोग को जब राहुल गांधी जी को जब प्रधानमंत्री बनाना है तो उसमें ये नहीं देखना है कि किसके कितनी सीटें आएंगी, हमको ये टोटल में 14 सीटें जीतनी है, उसके लिए हम कार्यक्रम बनाए रहे हैं। तो और हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और पूरी शिद्दत के साथ ये कह सकते हैं कि हम 14 में 14 सीट जीतने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी हैं विनय कुमार पांडे, डॉक्टर विनय कुमार पांडे। इनका सवाल है, लीजिए पांडे जी। ठाकुर साहब, पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने एक योजना बनाई थी कि सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन देंगे, और वो बात कुछ आगे बढ़ी भी थी, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई और आपकी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। क्या हम अपेक्षा करें कि कुछ आप करेंगे इस मामले में? देखिए, मैं इसमें सीधा कहूं तो यह सभी लोगों को हम ही लोग से अपेक्षा करनी है, क्योंकि वो सब काम अंतिम जो 3 महीने थे उस जो जितने लारे लप्पे हैं ये दे के चले गए। अब करना तो हम ही लोगों को है, तो थोड़ा समय दीजिए। अगर उनसे केवल रघुवर दास जी से कहिएगा जो दिन रात सरकार गिराने में लगे रहते हैं, वो सरकार गिराने में नहीं, सरकार अपनी बनाने में लगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वो जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो हमें लगता है जो आप सोचते हैं उसको हम कर पाएंगे। अदरवाइज छोड़ के गए हैं कि उसी का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, और रोज उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो पहले भी आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब हम लोगों की सरकार थी तभी कुछ पत्रकारों के लिए घोषणा भी हुई थी और कुछ उस पर कार्रवाई भी हुई थी। अब हम समझते हैं कि आपने फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट कराया है। निश्चित रूप से आपकी बात को हम पूरी संजीदगी के साथ रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बातों तक आप तक पहुंचाते हैं, तो वैसे लोगों को अगर आप कुछ दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड की जनता को आश्वस्त किया है कि 1932 के खतरे सभी के साथ, और तमाम प्रश्नों के जवाब इन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बेबाकी से दिए।
इनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे किसी नए के साथ। तब तक देखते रहिए लाइव लगातार।